वापस आ जाओ बेटा। आर्यन, फौरन वापस आ जाओ, वरना ये औरत मुझे सर्दी से मार डालेगी। मोबाइल के स्पीकर से उभरने वाली आवाज बुरी तरह से थरथर कांप रही थी, जैसे बोलने वाला बहुत तकलीफ में हो और डर रहा हो। ये मेरे पिताजी की आवाज थी, जो हमेशा पहाड़ की तरह मजबूत रहते थे, पर आज वो बच्चों की तरह बिलख रहे थे। मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई। मैं कुछ बोलना चाहता था, पूछना चाहता था कि कौन सी औरत मेरी पत्नी मीरा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक हिचकी की आवाज आई और फिर एकदम फोन कट गया। मोबाइल की स्क्रीन काली हो गई, लेकिन मेरे कानों में वह शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर चुके थे। बाहर बर्फबारी हो रही थी, पर मेरे वजूद में आग लग चुकी थी। मैंने फौरन से ही दोबारा नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, पर किसी ने भी अब फोन नहीं उठाया। मेरा दिल जैसे किसी अनजान डर से डूबने लगा था। क्या मेरी वह पत्नी, जिसको मैं अच्छा समझता था, मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप के साथ यह सब कर रही थी? पिताजी की वह बात कि यह मुझे सर्दी से मार डालेगी मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मेरा नाम आर्यन है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी माँ मुझे जिंदगी देकर खुद इस दुनिया से विदा हो गई। मेरी जिंदगी की शुरुआत का हिस्सा मेरी दादी के साए में ही गुजरा था। मुझे याद है कि पिताजी दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर रहते थे और दादी मुझे संभालती थी। अक्सर रात के वक्त जब पिताजी थककर घर पर लौटते और मेरे पास आकर लेटते, तो दादी उनको समझाती। मुझे उनके वह शब्द आज भी याद हैं, जब वह कहती थी कि बेटा विनय, तुम अभी जवान हो, तुम मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझसे अब और घर और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। अगर कल को मैं मर गई तो इस मासूम बच्चे का क्या बनेगा? पिताजी हमेशा एक ही जवाब देते। उनके लहजे में एक अजीब सा डर होता था। नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर सौतेली माँ आ गई तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ कैसा सुलूक करेगी। मैंने दुनिया में सौतेली माँओं के कई किस्से सुने हैं। मैं अपने जिगर के टुकड़े को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। मैं अपने बेटे की खातिर अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा, पर उसको किसी का मोहताज नहीं बनने दूंगा। पिताजी का यह फैसला अटल था। वो मेरी खातिर अपनी जवानी, अपनी ख्वाहिश और अपना आराम सब कुछ त्याग यानी कुर्बान करने को तैयार थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। जब मैं 8 साल का था तो दादी भी मर गई। अब घर में सिर्फ मैं और मेरे पिताजी ही रह गए थे। पिताजी के लिए यह वक्त बहुत कठिन था। उन्होंने मुझे पालने पोसने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह सुबह सवेरे उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाते, मुझे नहला धुलाकर तैयार करते और स्कूल भेजते। मुझे स्कूल भी छोड़ने के बाद वह सीधा अपने काम पर चले जाते। इन दिनों पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उनको काम के बीच दोपहर में खाने के लिए कुछ देर की ब्रेक मिलती थी। वह चाहते तो उस वक्त आराम कर सकते थे या खाना खा सकते थे, लेकिन वह अपनी भूख मिटाने नहीं बैठते थे। वह अपना खाना छोड़ देते और फैक्ट्री से साइकिल चलाकर मेरे स्कूल आते, ताकि मुझे छुट्टी के वक्त घर पर छोड़ सके। रास्ते में आते हुए वो अक्सर मेरे लिए कोई ना कोई खाने की चीज ले लेते, कभी कोई फल, कभी बिस्किट। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वह मुझे अंदर भेजते और हमेशा एक ही बात कहते कि बेटा आर्यन, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और अंदर बैठे रहना। किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं शाम को जल्दी ही आ जाऊंगा। जब तक वह शाम को घर पर वापस नहीं लौटते थे, उन्हें काम पर भी मेरी ही फिक्र लगी रहती थी और वह बार बार घड़ी देखते। फिर जैसे ही छुट्टी होती, वह भागते हुए घर सीधा पर आते। मैं दरवाजे की झुर्री से उनका रास्ता तकता रहता था। वह आते ही मुझे गले से लगा लेते और पूछते कि मैंने खाना खाया है या नहीं। वह खुद भूखे रह लेते, पर मेरी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते। उनकी इन कुर्बानियों को देखकर मैं वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। मैं जिद्दी नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा बाप मेरे लिए अपना खून पसीना एक कर रहा है। मैंने इस वक्त फैसला कर लिया था कि मैं बड़ा होकर अपने पिताजी को दुनिया की हर खुशी दूंगा। वक्त के साथ साथ मैं उन सब बातों का आदी हो गया था। खुद का ख्याल रखना और घर की जिम्मेदारियां भी अब मैं समझने लगा था। मैं अब वो 8 साल का बच्चा नहीं रहा, जिसको पिताजी हर लम्हा अपनी नजरों के सामने रखते थे। मैंने एमए तक पढ़ाई कर ली।
पिताजी का शौक था कि मैं आगे पढ़ूं और बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन मैं अब पिताजी के झुर्री ज़दा चेहरे और कमज़ोर हाथों को और मेहनत करते हुए नहीं देख सकता था। फिर एक रात खाना खाने के बाद पिताजी चारपाई पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। जब मैंने उनके पास जाकर बैठने की हिम्मत की, मेरे दिल में एक तूफान था, लेकिन जुबान पर इसकी चाहत थी। मैंने धीरे से कहा कि पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पिताजी ने हुक्के की नली एक तरफ रखी और प्यार से मेरी तरफ देखा। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? क्या यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए पैसे चाहिए? मैंने सर को ना में हिलाया और उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। नहीं पिताजी, मैं और पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अब आप आराम करें। आपने मेरे लिए बहुत मेहनत कर ली है। अब मेरी बारी है कि मैं आपके सारे गम दूर कर दूं, मैं आपका सहारा बनूं। पिताजी के माथे पर शिकन दिखने लगी। तो क्या करोगे? पढ़ाई अधूरी छोड़ दोगे? मैंने कहा कि पिताजी, मैंने इरादा किया है कि मैं बाहर कमाने जाऊंगा। शर्मा अंकल का बेटा भी सऊदी में होता है। उसने कहा है कि वहां पर बहुत काम है। मैं वहां जाकर खूब पैसा कमाऊंगा और आपको दुनिया की हर सहूलत दूंगा। पिताजी एकदम से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर डर और गुस्से के आसार थे। नहीं आर्यन, बिल्कुल नहीं बेटा। मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं भेजना चाहता। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। परदेश में अकेले कैसे रहोगे? वहां पर कोई अपना नहीं होता। मैं भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उनको कंधों से पकड़कर बैठाया। पिताजी, जिद नहीं करिए। यहां पर रहकर मैं सारी जिंदगी मेहनत करूंगा तो भी इतना नहीं कमा सकूंगा कि हमारा घर बन सके और आप सुकून से रह सके। आपके पास जो जमा पूंजी है, मुझे वह दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि कुछ सालों में सब कुछ बदल दूंगा। अगले कई दिन हमारे घर में यही बहस चलती रही। पिताजी मुझे बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। आखिरकार मेरी जिद और मेरे रोशन फ्यूचर की खातिर उन्होंने हार मान ली। जिस दिन मैं जा रहा था, पिताजी की हालत देखने वाली थी। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे हाथों पर रख दी थी। ये वह पैसे थे जो उन्होंने मेरी शादी और मेरे फ्यूचर के लिए जोड़े थे। पिताजी ने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और बोले कि आर्यन, जा तो रहे हो, पर एक बात याद रखना कि वहां जाकर मुझे भूल मत जाना। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। रोजाना मुझे फोन करना और अपना बहुत ख्याल रखना। मैंने उनके आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहा कि पिताजी, आप फिक्र नहीं करें। मैं बहुत जल्दी आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आऊंगा। मैं बाहर चला गया। वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। सख्त मेहनत और दिन रात एक करके मेरा मुकद्दर बन गई। लेकिन जब भी सैलरी मिलती और मैं पैसे घर पर भेजता तो सारी थकावट उतर जाती। पिताजी को हर रोज सुबह और शाम को कॉल करता। उनकी आवाज सुनकर मुझे सुकून मिल जाता था। 2 साल इसी तरह से बीत गए। जब मैं वापस लौटा तो बहुत कुछ बदल चुका था। मैंने गांव में एक शानदार सा घर बनवा लिया था। पिताजी अब काम नहीं करते थे, बल्कि घर पर आराम से रहते थे। मैं उनको मना करता था कि आप कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि अब उनका बेटा कमाने वाला था। मेरे पास अब अच्छा बैंक बैलेंस था और रहने को बेहतरीन घर। पिताजी की आंखों में मेरे लिए फक्र साफ दिखाई देता था। एक शाम ही बैठक में बैठे हुए हम चाय पी रहे थे कि पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, घर तो बन गया, अब उसको बसाने वाली की भी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी कर दूं। मुझे अब बहू लानी है ताकि घर में रौनक हो जाए और कोई मेरा और तुम्हारा ख्याल रखने वाला हो। मैंने हंसते हुए सर झुका लिया। कहा, आपकी मर्जी पिताजी, जहां पर कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। पिताजी को मेरी शादी की फिक्र होने लगी थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में उन्होंने एक शरीफ घराने की लड़की को पसंद किया और मेरी शादी तय कर दी। मुझे खुशी थी कि पिताजी खुश हैं। मैं नहीं जानता था कि यह शादी मेरी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाली है, लेकिन उस वक्त सब कुछ बहुत सुकून भरा लग रहा था। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई और मैं एक नई जिंदगी की दहलीज पर कदम रखने वाला था। और फिर वह दिन आ गया जिसका इंतजार था। शादी का हंगामा खत्म हो चुका था और मेहमान चले गए थे। कमरे में खामोशी थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। ये मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था
और मुझे खुद पर यकीन दिलाना था कि इस नए मोड़ में मेरे पिताजी की जगह किसी तौर पर भी कम नहीं हो। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और मीरा के पास जाकर बैठ गया। वह दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई बैठी थी और घूंघट निकालकर खामोश थी। मैंने धीरे से कहा, मीरा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में शर्म और घबराहट दोनों थे। मैंने संजीदगी से बात शुरू करी कि देखो मीरा, आज तुम इस घर में आई हो और यह घर अब तुम्हारा है। लेकिन मैं तुमसे एक बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को गांठ से बांध लो। मीरा ने सवाल भरी नजरों से मेरी तरफ देख लिया और बोली कि जी कहिए, मैं सुन रही हूं। मैंने गहरा सांस लिया और अपने दिल की बात जुबां पर ले आया कि मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मुझे माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। उन्होंने अपनी जवानी, अपना सुकून और अपनी खुशियां सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दी कि मुझे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मेरी आवाज में नमी तैरने लगी थी। मैंने अपनी बात जारी रखी। आज अगर मैं इस जगह पर हूं, यह घर, यह इज्जत, ये सब कुछ उन्हीं की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने दूसरी शादी सिर्फ इस डर से नहीं की थी कि कहीं सौतेली माँ मेरे साथ बुरा सलूक ना करे। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे खुश रहूं और हमारा यह रिश्ता खूबसूरत बना रहे, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत नरम लहजे में बोली कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ रही हूं। आप चाहते हैं कि मैं पापा जी का बहुत ख्याल रखूं, है ना? मैंने सर हाँ में हिलाया कि हाँ, तुम्हें इस घर में बहू बनाकर नहीं, बल्कि उनकी बेटी बनकर रहना होगा। उनको कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि उनका बेटा शादी के बाद बदल गया, कि उनकी अहमियत कम हो गई है। मेरे लिए मेरी खुशी से ज्यादा उनका आराम जरूरी है। अगर उनको जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मीरा के चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट उभर आई। उसने मेरे हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और बोली कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए। मैं जानती हूं कि मम्मी पापा की क्या जगह होती है। आज से वह आपके नहीं, बल्कि मेरे भी बाप हैं। मैं उनका इसी तरह ख्याल रखूंगी जिस तरह से आप रखते हैं, बल्कि कोशिश करूंगी कि आपसे भी बढ़कर उनका ख्याल रखूं। पापा जी अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं उनको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल से जैसे बोझ सा उतर गया था। मैं बेफिक्र हो गया, क्योंकि उसके लहजे में सच्चाई थी और आंखों में ईमानदारी थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मीरा कमरे में एक नहीं थी। मैं घबरा गया। घबराकर बाहर आया तो देखा कि वह किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं बैठक में आया तो देखा कि पिताजी चारपाई पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में चाय का कप था। पिताजी ने मुझे देखते ही खामोशी से कहा कि आर्यन बेटा, देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है। मुझे तो उठकर मांगना भी नहीं पड़ा। ये सुबह सवेरे उठी और मेरे जागने से पहले ही मेरे लिए गर्म चाय लेकर आई। मैंने मीरा की तरफ देखा जो ट्रे में नाश्ता लिए हुए आ रही थी। उसने मुस्कुराकर पिताजी के सामने नाश्ता रखा और बोली कि पापा जी, ये खाइए। मैंने खास आपके लिए नरम बनाया है ताकि आपको चबाने में तकलीफ नहीं हो। मेरा दिल बहुत खुश हुआ। यह वही मंजर था जिसका मैं सपना देखता था। पिताजी के चेहरे पर वह सुकून था जो मैं हमेशा से देखना चाहता था। मीरा सच में अपने वादे की पक्की निकली थी। दिन गुजरने लगे और मीरा ने घर का सारा निजाम, यानी घर गृहस्थी ही संभाल लिया। पिताजी को आदत थी कि वह सुबह उठकर चाय पीते थे और फिर उनको थोड़ा सुकून मिलता। वह उनका ख्याल करती, दोपहर के वक्त पर उनको खाना देती और उनकी दवाइयों का ख्याल रखती। अब मैं दिल में सोचता कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं। मेरी पीछे की टेंशन खत्म हो गई थी। पिताजी का अकेलापन भी खत्म हो गया और अब बुढ़ापे में वह सच में आराम कर रहे थे। मीरा ने उनको वह बेटी का प्यार दिया जिसकी कमी शायद वह हमेशा से महसूस करते थे। कुछ वक्त के बाद मुझे दोबारा से बाहर सऊदी काम करने जाने की तैयारी करनी थी। मेरी छुट्टियां खत्म हो रही थीं और मुझे वापस अपनी नौकरी पर जाना था। पहले जब मैं जाता था तो मेरा दिल यहां पर अटका रहता कि पिताजी अकेले हो गए, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे।
जाने से एक रात पहले मैं और मीरा कमरे में पैकिंग कर रहे थे। मैंने मीरा से कहा कि मीरा, मैं कल जा रहा हूं। मुझे अब वह फिक्र नहीं जो पहले होती थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मीरा ने कपड़े तय करते हुए कहा कि आप बस सुकून से जाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। घर की और पिताजी की फिक्र मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उनको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अगली सुबह जाने के वक्त पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह तसल्ली से भी थे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, ऊपर वाला तुझे बहुत तरक्की दे। मुझे अब तेरी फिक्र नहीं है, क्योंकि बहू ने मुझे बहुत संभाल लिया है। तू बस मेहनत कर और अपना ख्याल रख। मैंने पिताजी का हाथ चूम लिया और फिर मीरा की तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में मुझे यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है। मैं घर से निकला तो मेरा दिल हल्का था। मैं जानता था कि पीछे मेरे पिताजी सही हाथों में हैं। मुझे क्या पता था कि तकदीर ने मेरे लिए क्या लिख रखा है, और यह सुकून आने वाले वक्त में किसी तूफान का अंदेशा साबित होगा। जब मैं एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि अब मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि अपने हंसते बसते घर को हमेशा खुशहाल रख सकूं। मैं वापस परदेश आ गया था और यहां पर आकर अपने काम में जुट गया। अब मेरे दिलो दिमाग पर वह पहले वाला बोझ नहीं था जो शादी से पहले हुआ करता था। पहले जब मैं काम पर होता तो मेरा ध्यान बस घर की तरफ लगा रहता था कि पिताजी ने खाना खाया होगा या नहीं, या वह अकेले होंगे, उदास होंगे। पर अब मुझे यकीन था कि मेरे पीछे मीरा मौजूद है, जो उनको अकेलापन महसूस नहीं होने देगी। शुरुआत में सब कुछ बहुत मामूल के मुताबिक चलता रहा। मैं रोजाना ड्यूटी खत्म करके अपने कमरे में आता और सबसे पहले घर पर फोन मिलाता। दूसरी तरफ से मीरा फोन उठाती और मुझे घर की खैर खैरियत की खबर देती। एक दिन मैंने फोन किया तो मीरा की आवाज बहुत खुशगवार थी। हेलो, कैसे हैं आप? मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं ठीक हूं। मीरा, तुम सुनाओ, घर में सब ठीक है या नहीं? पिताजी की तबीयत कैसी है? मीरा ने फौरन से जवाब दिया कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। पापा जी बिल्कुल ठीक हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनको खाना खिलाया है और अब आराम कर रहे हैं। वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। जरा बात तो कराओ उनसे, मैंने उससे कहा। मीरा फोन पिताजी के पास लेकर गई। पिताजी की कमजोर आवाज मेरे कानों में पड़ी। आर्यन बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूं पिताजी। आपकी तबीयत कैसी है? बहू आपका ख्याल रखती है या नहीं? मैंने उनसे जानबूझकर पूछा ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए। पिताजी ने पूरे सुकून के साथ जवाब दिया कि बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करे। तूने मेरी बुढ़ापे की लाठी मजबूत कर दी। बहू मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। वक्त पर दवा देती है, वक्त पर खाना देती है। मुझे तो अब अपने काम खुद करने भी नहीं पड़ते। पिताजी की यह बातें सुनकर मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता था और मैं ज्यादा दिल लगाकर मेहनत करने लगा। इसी तरह से दिन महीनों में और महीनों सालों में बदलते गए। 2 साल का समय पलक झपकते ही गुजर गया। 2 साल के बाद जब छुट्टी पर वापस गया तो वहां का मंजर देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। मेरा घर साफ सुथरा था और हर चीज सलीके से रखी हुई थी। पिताजी पहले से ज्यादा बूढ़े हो गए थे। उनके बालों में सफेदी और बढ़ गई थी और चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों में सुकून था। एक शाम पिताजी के पास बैठा, मैं उनके पैर दबा रहा था कि पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आर्यन, बसकर बेटा, तू थक गया होगा, सफर से आया है। मैंने उनके हाथ को चूम लिया और कहा कि पिताजी, मैं नहीं थका। आप बताइए, कोई तकलीफ तो नहीं है? पिताजी ने टेक लगाते हुए कहा कि तकलीफ तो अब बुढ़ापे का हिस्सा है बेटा। हड्डियां कमजोर हो गई हैं और जिस्म अब साथ नहीं देता, पर तेरी पत्नी ने मुझे संभाल रखा है। अगर यह नहीं होती तो शायद मैं अब तक बिस्तर से नहीं उठ सकता था। उस लम्हे मुझे अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा प्यार आया। मैंने उस छुट्टी के बीच मीरा के लिए बहुत से तोहफे खरीदे थे और उसका शुक्रिया किया था। उसने मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी को बहुत समझा था। छुट्टी खत्म हुई और मैं दोबारा से सऊदी लौट आया, लेकिन इस बार पिताजी की सेहत तेजी से गिरने लगी थी। पिताजी अक्सर बीमार रहने लगे थे, कभी जोड़ों का दर्द और कभी सीने में तकलीफ। मैं हर महीने उनको पैसे भेजता और मीरा को फोन पर कहता कि देखो, मीरा, पिताजी की सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी है।
तुम पैसों की परवाह बिल्कुल मत करना। जिस डॉक्टर को भी दिखाना हो, जो टेस्ट करवाने हो, फौरन से करवाओ। मैं यहाँ इसलिए ही बैठा हूँ कि पैसे भेज सकूं। मीरा मुझे हर बार तसल्ली देती कि आप परेशान नहीं हूं आर्यन। मैं उनको शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी हैं और कहा है कि कमजोरी है, अच्छी खुराक और आराम से ठीक हो जाएंगे। दवा तो टाइम पर दे ही रही हूं ना। मैंने फिक्रमंदी से कहा कि एक टाइम की भी दवा नहीं छोड़ना। डॉक्टर ने जो फल और जूस बताए हैं वह भी उनको दे रही हो। हाँ, आप बस वहां पर अपना काम पर ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए। यहां पर सब कुछ मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे अब अपनी पत्नी पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि वह जो भी कहती मैं मान लेता। वह कहती कि डॉक्टर की फीस ज्यादा है, मैं फौरन पैसे भेज देता। वह कहती कि पिताजी के लिए नया बिस्तर चाहिए, मैं फौरन से इंतजाम कर देता। मेरे सामने भी मीरा पिताजी का बहुत ख्याल रखती थी और पिताजी भी हमेशा यही कहते कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। मैं समझ रहा था कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मैं पैसे भेज रहा था और मेरी पत्नी उनका ध्यान रख रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि परदेश में बैठकर इंसान जो तस्वीर देख रहा होता है, हकीकत उससे कुछ अलग होती है। कुछ टाइम इसी तरह गुजरता गया। मैं पैसे भेजता रहा और मीरा मुझे पिताजी की सेहत की रिपोर्ट देती रही। लेकिन हर बार फिर धीरे धीरे एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। पहले मैं जब भी कॉल करता था तो पिताजी से 2-4 मिनट की बात हो जाया करती थी, लेकिन अब काफी दिन गुजर गए थे, मेरे पिताजी से बात ही नहीं हो पा रही थी। एक शाम मैंने ड्यूटी से वापस आकर घर फोन मिलाया। घंटी बजती रही और फिर मीरा ने फोन उठाया। हेलो, सब ठीक है? आज इतनी देर से फोन उठाया? मैंने इंक्वायरी के लहजे में पूछा। मीरा की आवाज में घबराहट थी। मैं जरा किचन में थी, हाथ गीले थे, बस इसीलिए देर हो गई। आप सुनाइए, कैसे हैं? मैं ठीक हूं। तुम जरा पिताजी के पास जाओ, मुझे उनसे बात करनी है। आजकल ज्यादा काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि आज जल्दी से बात कर लूं। मैंने कहा तो दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर मीरा बोली कि आर्यन, पापा जी तो अभी सोए हुए हैं। डॉक्टर ने जो नई दवाई दी है उसमें नींद ज्यादा आती है, वह दवाई खाते ही गहरी नींद में सो जाते हैं। अभी जगाना ठीक नहीं होगा। मैंने मायूसी से कहा कि अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आराम करने दो उनको। जब वह जाग जाएं तो मुझे मिस कॉल कर देना, मैं यहां से कॉल कर दूंगा। लेकिन उस दिन कोई भी मिस कॉल नहीं आई। अगले दिन मैंने दोबारा से फोन किया। मीरा, अब तो पिताजी जाग रहे होंगे ना, बात करा दो जरा। मीरा ने फौरन जवाब दिया कि अरे, अभी तो वह खाना खा रहे हैं। आपको पता है ना, उनको भूख जल्दी लगती है तो खाना खाते टाइम कैसे बात करेंगे। मैं उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उनका ध्यान भटक जाएगा। वैसे भी वह अब बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत कमजोर हो रहे हैं। मैंने खामोशी से फोन बंद कर दिया। मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी थी। कभी वह सो रहे होते तो कभी वह कुछ ना कुछ कर रहे होते। अब इत्तेफाक 1-2 बार तो नहीं हो सकता, पर अब यह रोज का मामूल बनता जा रहा था। ऐसे ही 1 हफ्ता और गुजर गया। मेरा सब्र अब जवाब देने लगा था। मैंने गुस्से से मीरा को फोन किया कि देखो मीरा, मुझे बहाने नहीं चाहिए। अभी और इसी वक्त पिताजी के पास जाओ और उनसे मेरी बात कराओ। मुझे उनकी आवाज सुननी है और मुझे इतने दिन हो गए उनसे बात करे हुए। वह मुझसे नाराज है क्या, या तुम कोई बात छुपा रही हो? मीरा की आवाज रोने वाली हो गई। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आर्यन, मैं यहां पर दिन रात एक करके आपके पिताजी का ख्याल रख रही हूं और आप वहां पर बैठकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं बात नहीं करवा रही हूं। मैंने नरमी से कहा कि नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूं मीरा, बस दिल परेशान है। बाप है, वह मेरे फिक्र होती है। मीरा ने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैं जानती हूं वह आपके पिताजी हैं, लेकिन आप भूल गए कि मैंने क्या वादा किया था। वह अब आपसे ज्यादा मेरे बाप हैं। मैं उनको सगी बेटियों से ज्यादा बढ़कर उनका ख्याल रखती हूं। उनको जरा सी भी तकलीफ हो तो मेरी जान निकलने लगती है। अगर मैं आपसे कह रही हूं कि वह ठीक है तो फिर वह बिल्कुल ठीक है, बस बीमारी और बुढ़ापे की वजह से चिड़चिड़े हो गए हैं। बात करने का मूड नहीं होता उनका। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूं ना। उसकी बातों ने मुझे फिर से लाजवाब कर दिया।
मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी सी होने लगी थी कि मैं बेकार में ही अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूं। मैंने उससे माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो मीरा, मैं यहां पर मैं अकेला हूं ना, इसलिए 100 तरह की बातें मेरे दिमाग में आती रहती हैं। इसलिए कह दिया कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस उनका ख्याल रखना। मीरा ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, पापा जी मेरे पास बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आप बस अपनी काम पर ध्यान दीजिए ताकि उनके इलाज में कोई कमी नहीं आए। डॉक्टर ने कुछ महंगे इंजेक्शन लिखकर दिए हैं, इसीलिए और पैसों की जरूरत होगी। मैंने फौरन से कहा कि पैसों की फिक्र मत करो, मैं कल ही और पैसे भेज दूंगा, बस पिताजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फोन बंद करने के बाद मैं थोड़ा सुकून से तो हो गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक झटका सा लगा। मीरा की बातें सही थीं, लेकिन पिताजी की खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वह बाप जो एक दिन भी मेरी आवाज सुने बिना नहीं रह सकता था, अब वह हफ्तों से खामोश कैसे हो सकता था? क्या सच में दवाइयों का असर था या मामला कुछ और था? मैंने अपने आप को जबरदस्ती समझाया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुदरत कुछ और ही फैसला कर चुकी थी और हकीकत बहुत जल्दी खौफनाक शक्ल में मेरे सामने आने वाली थी। रात के पिछले पहर मोबाइल की घंटी ने मुझे नींद से जगा दिया। मैंने हड़बड़ाकर साइड टेबल पर देखा तो मीरा का नंबर जगमगा रहा था। मैंने सोचा कि शायद पिताजी की तबीयत खराब हो गई है या मीरा को कोई इमरजेंसी है। मैंने फौरन से कॉल रिसीव की। हेलो मीरा, सब ठीक तो है? इतनी रात गए कॉल की? मैंने घबराहट में पूछा। दूसरी तरफ से मीरा की आवाज नहीं बल्कि किसी की भारी और उखड़ती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। हेलो, कौन है मीरा? बोलो, मैंने ऊंची आवाज में पुकारा। फिर एक कमजोर और कपकपाती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई। यह आवाज मेरे पिताजी की थी। आर्यन, क्या ये तुम हो? मेरी आंखों में हैरत फैल गई। जी पापा जी, मैं हूं। आप कैसे हैं? आपके पास मीरा का फोन कैसे आया? और आपकी आवाज इतनी कांप क्यों रही है? पिताजी की आवाज में बहुत ज्यादा डर और दर्द था, जैसे वह जिंदगी की भीख मांग रहे थे। वापस आ जाओ बेटा, फौरन से वापस आ जाओ, वरना ये बहू मुझे सर्दी से मार डालेगी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे बचा लो बेटा, वरना मैं नहीं बचूंगा। एकदम कॉल कट गई। मैं दंग रह गया। वो मेरे दिमाग में धमाके होने लगे थे। पिताजी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि यह बहू मुझे सर्दी से मार डालेगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ किया है। क्या मीरा सच में मेरे पिताजी के ऊपर जुल्म कर रही थी? क्या मेरी इतनी खिदमत करने वाली पत्नी मेरे जाने के बाद ऐसी बन गई थी? मैंने पागलों की तरह दोबारा से नंबर मिलाया। घंटी जाती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने तीसरी बार भी कॉल की तो नंबर बंद मिलने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं कमरे में इधर उधर टहलने लगा कि यह नहीं हो सकता। मीरा ऐसा नहीं कर सकती है। जरूर पिताजी को कोई गलतफहमी हुई है या वह बीमारी में बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन फिर से वह बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरसने लगी कि बहू मुझे सर्दी से मार डालेगी। पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनको सर्दी लग रही थी और मीरा ने हीटर बंद कर दिया था, या उनको कपड़े नहीं दिए जा रहे थे? मैंने फैसला किया कि अब मुझे एक पल भी खराब नहीं करना चाहिए। मैंने फौरन से ट्रैवल एजेंट को कॉल की और घर जाने की फ्लाइट का टिकट बुक करवा दिया। मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं सोच रहा था कि सच में मुझे पिताजी, हेलो आर्यन भाई। उसकी आवाज हिचकियों में डूबी हुई थी। हाँ विमल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? मेरा दिल दहल कर रह गया। कजिन ने रोते हुए कहा कि मेरी बात सुनकर हिम्मत करना भाई, तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनने की देर थी कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मोबाइल मेरे हाथों से गिर गया। मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस वक्त। मुझे यहां पर संभालने वाला कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अपने वजूद से मेरी आत्मा निकल गई हो। मेरे पिताजी, जिसने पूरी जिंदगी मेरे ऊपर अपनी जवानी गंवा दी, आज खुद किसी जालिम के जुल्म के भेंट चढ़ गए थे। पिताजी के वह आखिरी शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे कि वापस आ जाओ बेटा,
वरना बहू मुझे सर्दी से मार डालेगी। गम की जगह अब मेरे अंदर गुस्से ने ले ली थी। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा खून खौल रहा था। मैंने दीवार पर मुक्का मारा और चीखने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मीरा। तुमने मेरे भरोसे का यह सिला दिया और मेरे पिताजी को जान से मार दिया। मैं आ रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे की सजा दूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और मैंने अपना बैग उठाया और एयरपोर्ट की तरफ भागने लगा। रास्ते भर मेरी आंखों के सामने पिताजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और मीरा का मासूम रूप घूमता रहा। नफरत की आंख मेरी रगों में दौड़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि घर पहुंचकर मेरा सामना किससे होने वाला है, किस मुश्किल से होने वाला है, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने पिताजी के मुजरिम को कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे वह मेरी अपनी ही पत्नी क्यों ना हो। गाड़ी जैसे ही गली में दाखिल हुई, वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा था। घर के बाहर टेंट लगा हुआ था और दरवाजे का चौपट खुला हुआ था। मैं लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी से उतरा और दीवानों की तरह अंदर की तरफ भागा। बैठक में दाखिल होते ही मेरी नजर उस चारपाई पर पड़ी जिस पर सफेद चादर में लिपटा हुआ एक वजूद मौजूद था। ये मेरे पिताजी थे। मेरी पूरी दुनिया वहां खामोश पड़ी हुई थी। मैंने एक नजर अपने आसपास देखा। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। औरतों की चीख पुकार ने माहौल को बहुत ज्यादा सोगवार बना दिया था। अचानक से मेरी नजर चारपाई के सिरहाने पर बैठी हुई मीरा के ऊपर पड़ी। वह जमीन पर बैठी रो रो कर हलकान हो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसको देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। पिताजी की वह बात मेरे दिमाग में घूमने लगी कि बहू मुझे सर्दी से मार डालेगी। मुझे लगा कि औरत अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। असली मुजरिम यही है। मैंने मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उसके गिरेबान को पकड़ लूं और पूछूं कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया। मैं बस उस पर झपटने ही वाला था कि किसी ने मुझे मजबूती से पीछे से जकड़ लिया। ये मेरा कजिन था विमल। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे कान में बोला कि आर्यन, होश में आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे? अर्थी रखी हुई है। यह वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है। खुद को संभालो। मैंने गुस्से में खुद को छुड़ाने की कोशिश की और दांत पीसते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो विमल। तुम नहीं जानते कि इस औरत ने क्या किया है। यह मेरे पिताजी की मुजरिम है। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी सबके सामने इसका तमाशा बनाऊंगा। विमल ने मुझे सख्ती से रोका और धीमी आवाज में समझाया, तुम अभी जज्बाती हो रहे हो क्योंकि सदमा बहुत गहरा है। लोग क्या कहेंगे? खामोश हो जाओ आर्यन और पिताजी के पास बैठो। बाद में जो करना है वह कर लेना, अभी ऐसे मत करो। मैं बेबसी से वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी नजरें मीरा पर जमी हुई थीं, जो पिताजी की लाश से लिपटकर रो रही थी। वह दीवानों की तरह पिताजी के पैरों को चूम रही थी और फिर उसने जो शब्द कहे, उसने मुझे चौंका दिया। मीरा हिचकियों के बीच रोते हुए कह रही थी कि पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी गुनाहगार हूं। मैं आपको बचा नहीं सकी। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपका बदला जरूर लूंगी। जिसने भी आपके साथ जुल्म किया है, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसका चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। मुझे उसकी बात पर बहुत ज्यादा हैरानगी हुई। बदला? ये किससे बदला लेने की बात कर रही है? मुजरिम तो यह खुद है। क्या यह खुद को बचाने के लिए ड्रामा कर रही है? मैंने नफरत से सोचा, जरूर ये लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ऐसा कर रही है, ताकि किसी को इस पर शक नहीं हो। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले के बुजुर्ग मेरे पास आए और बातें करने लगे। मैंने खुद को पत्थर कर लिया। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि अंतिम संस्कार के बाद मैं मीरा का हिसाब चुकाऊंगा। इतने में एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अब अंतिम संस्कार का वक्त आ गया। तुम आओ हमारे साथ। पिताजी को आखिरी बार देख लो और साथ में मदद करो। उन्होंने संजीदगी से कहा, बेटा आर्यन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो मुझे साइड में ले गए। उन बुजुर्ग ने हल्की आवाज में मुझे कुछ बताना चाहा, तो मैंने आंसू साफ करते हुए कहा कि जी। उन बुजुर्ग ने पिताजी की अर्थी की तरफ इशारा करते हुए कहा,
कि तुम्हारे पिताजी ने अपने मरने से कुछ दिन पहले मुझसे एक वादा लिया था कि मैं उनसे मिलने के लिए आया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि अगर मेरी मौत के वक्त मेरा बेटा पहुंच जाए तो उसको मेरा एक पैगाम जरूर देना। मैं चौंक गया। कैसे पैगाम? पिताजी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे से कहना कि मेरे अंतिम संस्कार से पहले मेरा चेहरा खोलकर गौर से जरूर देखे। बुजुर्ग ने बताया तो मुझे हैरत हुई कि पिताजी ने ऐसी वसीयत क्यों की थी। फिर मैंने कांपते हुए हाथों से कहा कि जी, आप उनके चेहरे से कपड़ा हटाइए, मैं देखना चाहता हूं। उन बुजुर्ग ने धीरे से पिताजी के चेहरे से चादर हटाई। जैसे ही मेरी नजर पिताजी के चेहरे पर पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हलक में फंसी हुई चीख बाहर निकलते निकलते रह गई। पिताजी के चेहरे पर मौत के बाद भी एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वह जिंदा हो और कोई बहुत खुशगवार सपना देख रहे हो। उनके चेहरे पर रौनक थी। मैंने रोते हुए बुजुर्ग से पूछा कि यह मुस्कुराहट, वो तो इतनी तकलीफ में मरे थे, फिर सुकून कैसा? तो बुजुर्ग ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, यह भले इंसानों की निशानी में शामिल होता है, लेकिन यह मुस्कुराहट बता रही है कि वह किसी बहुत बड़े बोझ से आजाद होकर गए हैं। मैंने पिताजी के माथे को चूमा। मुझे यह मुस्कुराहट ऐसी महसूस हुई जैसे कि पिताजी मुझे दिलासा दे रहे हो। लेकिन उस मुस्कुराहट ने मेरे अंदर की आग को भी ठंडा नहीं किया, बल्कि और भड़का दिया। मैं जानता था कि पिताजी की मौत कुदरती नहीं हुई, क्योंकि पिताजी की वह फोन कॉल ये सबूत देने के लिए काफी थी कि उनको मारा गया है। मेरा दिल इंतकाम की आग में जल रहा था। मैंने सोचा कि इस मुस्कुराहट के पीछे जरूर कोई राज है। मैं पिताजी के मुजरिम को माफ नहीं करना चाहता था, पर मुझे यकीन था कि वह मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी मीरा है। मैंने गुस्से में आते हुए कहा कि मीरा, तुमने मेरे पिताजी को धोखे से मारा है। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ कर रहूंगा और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। उनके अंतिम संस्कार के बाद घर आकर मैंने पिताजी के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मैंने हर दरवाजा, हर अलमारी और हर कोने को छान मारा। मैं ढूंढ रहा था कि शायद कोई जहरीली दवा मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे साबित हो सके कि उनको मारा गया है या भूखा रखा गया है। मैंने बिस्तर के गद्दे उलट पुलट कर दिए, उनकी दवाइयों की शीशी चेक करी। मैं जुनून की हालत में हर चीज इधर उधर फेंक रहा था कि अचानक से दरवाजा खुला और मीरा अंदर आ गई। आप क्या कर रहे हैं आर्यन? होश में तो हैं? कमरे का हुलिया क्यों बिगाड़ रहे हैं? उसने डरते डरते पूछा और मैंने उसकी तरफ देखे बिना चीख कर कहा कि तुम यहां से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं वह सबूत ढूंढ रहा हूं जो तुम्हारे गले का फंदा है। मेरे पिताजी ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया कि तुम उनको मारना चाहती हो। मीरा रो पड़ी। ऊपर वाले के लिए मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए, मुझ पर यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? मैंने जहर भरी हंसी हंसते हुए कहा कि मैंने पिताजी की आवाज खुद सुनी थी। वह झूठ नहीं बोलते, ना ही बोल सकते। अब तुम बस अपने अंजाम का इंतजार करो। मैं भी कुछ और कहने ही वाला था कि बाहर से शोर की आवाज आ गई। कोई ऊंची आवाज में मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा तो यह मेरे चाचा की आवाज थी, जो कुछ कागज हाथ में लिए हुए बैठक में खड़े थे। मुझे नहीं पता था कि वह कागज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाले हैं। मैं पागलों की तरह कमरे में चीजों को इधर उधर फेंक रहा था कि अचानक से चाचा और लोगों के साथ दरवाजे पर खड़े हुए नजर आए। उनके हाथों में कुछ साटम पेपर थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी जीत भरी मुस्कुराहट थी, जो इस सोगवार माहौल में बहुत भारी लग रहे थे। आर्यन, बस करो ये सब, अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, चाचा ने तेज लहजे में कहा। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा और पूछा कि क्या कहना चाहते हैं चाचा जी आप, और यह कागज क्या है? चाचा ने वह कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी ने अपनी जिंदगी में ही अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब इस घर और जमीन का मालिक मैं हूं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने वो कागज उनके हाथ में से ले लिए और पढ़ने लगा। उन पर सच में पिताजी के अंगूठे लगे हुए थे। मैंने हैरत और सदमे से कहा कि यह तो नामुमकिन है, पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते।
ये सारी जायदाद मेरी कमाई से बनी थी। मैं बाहर काम कर रहा था, पैसे भेजता रहा और पिताजी हर चीज खरीदते रहे। वो मेरे साथ ऐसा धोखा तो नहीं कर सकते, या आपने धोखे से अंगूठे लगवाए हैं? पिताजी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। चाचा जी हंसने लगे। अब धोखा हो या मर्जी कानूनी तौर पर, यह सब कुछ मेरा है तो बेहतर होगा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहां से निकल जाओ। मैं गुस्से से उनकी तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से मीरा की दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दी। झूठ बोल रहे हैं, यही मुजरिम है पापा के। मैं और चाचा दोनों चौंक कर मुड़ गए। मीरा दरवाजे में खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में अब डर की जगह इंतकाम की आग थी। वो चाचा की तरफ उंगली उठाकर चीख रही थी, आर्यन, ऊपर वाले के लिए मेरी बात सुनिए। ये वही इंसान है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की। ये मुझे रोज धमकियां देता था कि अगर मैंने आपको कुछ बताया तो ये आपको बाहर मरवा देगा। मैं हैरान परेशान कभी पत्नी को देखता और कभी चाचा को। मीरा, ये तुम क्या कह रही हो? खुलकर बताओ। मीरा रोते हुए आगे बढ़ी और बोली कि पापा जी तो आपकी जिंदगी की कसम की वजह से खामोश रहे। ये रोज घर आते और पापा जी को मारते पीटते कि जायदाद मेरे नाम करवाओ। पापा जी सिर्फ इसीलिए खामोश रहे क्योंकि ये कहते थे कि उनके बंदे बाहर विदेश में हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं, और अगर पापा ने कुछ किया तो वह आपको मार डालेंगे। पापा जी नहीं चाहते थे कि आपकी जिंदगी में कोई खतरा हो। चाचा ने गुस्से से आगे बढ़कर मीरा को थप्पड़ मारने की कोशिश की कि बकवास बंद करो तुम अपनी। मैंने फौरन से चाचा का हाथ पकड़ लिया और उनको जोर से धक्का दिया कि खबरदार जो मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया। मीरा, पूरी बात बताओ। मीरा ने सिसकते हुए कहा कि उस मनहूस दिन इन्होंने मेरे फोन से जबरदस्ती पापा जी को वह कॉल करवाई। उन्होंने पापा की कनपटी पर बंदूक रखी हुई थी और कहा था कि अगर आर्यन को यह नहीं कहा कि बहू बहुत जुल्म कर रही है तो इस वक्त ही गोली मार दूंगा। पापा ने आपको बचाने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए वह झूठ बोला था, जबकि असल में यह जायदाद अपने नाम करवा चुके थे और पापा को रास्ते से हटाना चाहते थे। मेरे दिमाग में सारी बातें अपनी जगह पर फिट होने लगी। पिताजी की वह फोन कॉल, पिताजी का डरा हुआ लहजा, सब कुछ साफ हो गया था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी और चाचा के लालच पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे पछतावा कि आज तक पिताजी के रिश्तेदारों के साथ हमने कौन सी भलाई नहीं की और उन्होंने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया। मीरा ने और बताया कि आर्यन इन्होंने पापा को पिछले कई दिनों से कमरे में बंद कर रखा था। ये मेरा फोन भी छीन कर ले गए थे। पापा कई दिन तक भूखे प्यासे अंदर रहे। सर्दी में उनसे कंबल तक छीन लिया गया था। इस सर्दी और भूख की वजह से पापा की मौत हुई है, बल्कि यह इनका जुर्म है। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने चाचा को पकड़ लिया और दहाड़ने लगा कि तुमने मेरे पिताजी को तड़पा तड़पा कर मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचा ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और धक्का देते हुए बोले कि हाँ, मार दिया मैंने तेरे बाप को। वह बुढ़ा बहुत उड़ रहा था। अब तुझे भी ऐसे ही मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चाचा ने जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक मीरा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बहुत देर हो गई है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। चाचा के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। मैंने नफरत से उनको जमीन पर पटक दिया। सच्चाई सामने आ गई थी और मेरा वो शक जो सच बन गया था अब यकीन में बदल गया कि मेरी पत्नी बेगुनाह है और मेरा असली दुश्मन मेरे घर का ही एक मेंबर निकला। पुलिस के भारी बूट की आवाज ने घर की बैठक में एक नई हलचल सी मचा दी। इंस्पेक्टर अपने जवानों के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने लम्हे में चाचा को घेर लिया। चाचा, जो अभी कुछ देर पहले तक खड़े हुए बहुत शान से कह रहे थे कि मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, अब पुलिस को देखकर भीगी बिल्ली बन गए थे। उनके हाथ से वह कागज गिरकर जमीन पर बिखर गए, जो उनके लालच और जुर्म का मुंह बोला सबूत था। मैंने नफरत भरी निगाहों से अपने चाचा की तरफ देखा। इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, यही वह इंसान है जिसने मेरे पिताजी को मारा है। उसने जायदाद के लालच में मेरे बूढ़े और बीमार बाप को भूखा प्यासा रखा और सर्दी में तड़पा तड़पाकर मार दिया। उसने ना सिर्फ किसी की जान ली है, बल्कि धोखा भी दिया है और डरा धमका कर जायदाद अपने नाम करवाई है।
चाचा ने आखिरी कोशिश करते हुए चीखना शुरू कर दिया कि यह झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर, यह पागल हो गया है। सब मेरे भाई ने अपनी मर्जी से मुझे दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर चाचा के हाथों में हथकड़ी लगाई और बोले कि अपनी सफाई अब कोर्ट में देना। हमें तुम्हारे खिलाफ आर्यन की पत्नी के बयान और कुछ रिकॉर्डिंग्स मिल चुकी हैं कि तुमने ही उनको धमकाया था। पुलिस मेरे चाचा को लेकर चली गई। जाते हुए चाचा मुझे और मीरा को बुरा भला कहते रहे, लेकिन अब उनकी आवाज में वह ताकत नहीं रही थी जो कुछ देर पहले थी। उनके जाते ही घर में एक सन्नाटा सा छा गया। वह तूफान जो कई दिनों से हमारी जिंदगी में उभरा हुआ था अब रुक गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरा वजूद कांप रहा था। मैंने सर उठाकर मीरा की तरफ देखा, जो दीवार के साथ सर लगाए हुए खामोश खड़ी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था कि सच सामने आ गया। मैं अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे मीरा के पास गया। मेरा सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। मुझे अपने ऊपर घिन आ रही थी कि मैं किस कदर घटिया सोच रख रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और मीरा के सामने खड़ा हो गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मीरा, मेरी आवाज रोने हार हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। मैंने तुम पर बहुत शक किया। मैंने उस औरत पर इल्जाम लगाया जिसने मेरे पिताजी का इतना ख्याल रखा। अपने दिन रात एक कर दिए। सच में मैं अंधा हो गया था मीरा। मुझे पिताजी की वह फोन कॉल समझ नहीं आई और मैंने अपने गुस्से का रुख तुम्हारी तरफ ही मोड़ दिया। मीरा ने आगे बढ़कर मेरे जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया और रोते हुए बोली कि आर्यन, प्लीज ऐसा नहीं करिए। आप मेरे सर का ताज हैं। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि हालात ही ऐसे हो गए थे कि कोई भी होता तो यही सोचता। पापा जी ने जो शब्द कहे थे वह थे ही इतने ज्यादा खौफनाक कि किसी भी बेटे का खून खौल उठता। मैंने सिसकते हुए कहा कि लेकिन तुमने यह सब कुछ कैसे अकेले बर्दाश्त किया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जुल्म सहती रही। मीरा ने आंसू साफ करते हुए कहा कि मैं मजबूर थी। आर्यन चाचा रोज आते थे और बंदूक दिखाकर कहते थे कि उनके आदमी बाहर के मुल्क में आपके पीछे लगे हुए हैं। वह कहते थे कि अगर मैंने जुबान खोली या पापा ने कुछ बताया तो वहीं पर आपको जान से मार देंगे। पापा जी अपनी जान से ज्यादा आपकी जान को प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कसम दी थी कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। वह कहते थे कि मेरा बेटा सही सलामत रहना चाहिए, चाहे मेरी जान ही चली जाए। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे पिताजी ने मरते दम तक सिर्फ मेरी ही फिक्र की। वह खुद भूखे और सर्दी बर्दाश्त करते रहे ताकि मैं परदेश में सही से रहूं। अब मुझे समझ आया कि पिताजी के चेहरे पर वह मुस्कुराहट क्यों थी। मैंने मीरा की तरफ देखते हुए कहा कि अब मुझे समझ आया कि पिताजी के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों थी। वह इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वह कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी जान देकर मुझे बचा लिया था और उन्हें यकीन था कि उनका बेटा आएगा और उनका अंतिम संस्कार करेगा तो सच्चाई तक पहुंच ही जाएगा। वह जानते थे कि मैं तुम पर यकीन करूं या ना करूं, लेकिन मैं उनके मुजरिम को ढूंढ ही लूंगा। मीरा ने सर को हिलाया। वह बहुत बहादुर इंसान थे। आखिरी वक्त में भी उन्होंने चाचा से कहा था कि तुम मेरा जिस्म मार सकते हो, लेकिन मेरे बेटे के प्यार को नहीं मार सकते। मैंने मीरा के सर पर हाथ रखा और दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया किया कि मैं तुम्हारा यह एहसान पूरी जिंदगी भी नहीं उतार सकता। तुमने न सिर्फ मेरे पिताजी की बेटी बनकर उनका ख्याल किया, बल्कि उनके हुक्म पर अपनी इज्जत और जान को खतरे में डालकर मेरी जिंदगी बचाई। मैंने तुम पर जो इल्जाम लगाया उसका सुधार तो मैं पूरी जिंदगी भी नहीं कर सकता। मीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि ऊपर वाले का शुक्र करिए कि मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच गया और पापा की मौत बेकार नहीं गई। उस रात में देर तक पिताजी के बारे में सोचता रहा। मेरा दिल सुकून से था। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। मैं सोच रहा था कि इंसान कितना ही कमजोर हो। वह आंखों से जो देखकर फैसला करता है, जबकि हकीकत अक्सर पर्दों के पीछे छुपी हुई होती है। हम अक्सर उन लोगों पर शक करते हैं जो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं।
मेरी पत्नी, जिस पर मैंने मुजरिम होने का इल्जाम लगाया, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रखवाली निकली। और वह चाचा, जो खून का रिश्ता रखते थे, जिनको पिताजी अपने भाई समझते थे, वह आस्तीन के सांप निकले। ये दुनिया अजीब है। यहां पर जिन लोगों पर हम हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, कभी कभी वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बनकर सामने आ जाते हैं। और जिनको हम नजरअंदाज करते हैं या शक के निगाह से देखते हैं, वह मुश्किल वक्त में हमारे लिए मसीहा साबित होते हैं। रिश्तों की पहचान कहीं से नहीं, बल्कि एहसास और ईमानदारी से होती है। मेरे पिताजी ने अपनी जान देकर मुझे रिश्तों की पहचान करवाई थी। उनकी वह मुस्कुराहट हमेशा मेरे लिए मिसाल रहेगी कि सच्चाई को जितना भी दबाया जाए, वह बाहर आ ही जाती है। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ी, तो ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों बाद रोशनी हमारे घर में आई हो। पिछले कुछ दिनों की सारी उथल-पुथल, दर्द, गम और गुस्से ने जैसे अब जाकर थमकर मेरे दिल के किसी कोने में जगह बना ली थी। मैं बरामदे में बैठा पिताजी की फोटो को देख रहा था। वही मुस्कुराहट, वही सुकून, वही अटूट भरोसा। मीरा मेरे लिए चाय लेकर आई। उसकी आंखों की लाली साफ दिख रही थी, लेकिन आज उसमें डर नहीं था और ना ही कोई बोझ। वह धीरे से मेरे पास आकर बैठ गई। चाय का कप मुझे पकड़ाकर वह चुपचाप आसमान देखने लगी। मैंने उससे कहा, मीरा, अब सब खत्म हो गया। चाचा जेल में है। पिताजी की आत्मा को अब सुकून मिलेगा। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन अब खत्म नहीं हुआ। पापा जी के साथ जो हुआ, वह सिर्फ एक घर के अंदर नहीं, बल्कि कई घरों में होता है। लालच, रिश्तों पर शक और मजबूरी में खामोशी। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर क्या करना चाहिए? मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक आग थी। पापा जी चाहते थे कि तुम मजबूत बनो, और मैं चाहती हूं कि तुम किसी और आर्यन को इस दर्द से ना गुजरने दो। चलो अपने नाम पर एक ट्रस्ट बनाते हैं, उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले हैं, जिन पर उनके अपने जुल्म करते हैं, जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं। मैं उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने गहरी सांस ली और कहा कि हाँ, पिताजी के नाम पर विनय विश्वास ट्रस्ट, ताकि कोई भी बाप भूख और सर्दी से न मरे, और कोई भी बेटा शक की आग में अपनी ही पत्नी को मुजरिम ना बना दे। मीरा की आंखें भर आई। पापा जी को यही चाहिए था कि तुम इंसाफ करो, लेकिन नफरत के साथ नहीं, इंसानियत के साथ। उसने अपने आंचल से आंखें पोंछी और धीरे से बोली, आर्यन, दर्द हमें तोड़ता नहीं। अगर हम चाहे तो वही दर्द हमें नया बना भी देता है। मैंने पहली बार कई दिनों के बाद हल्के से मुस्कुराया। तो फिर हम दोनों मिलकर दूसरे के लिए वही बनेंगे जो पिताजी मेरे लिए थे, एक दीवार, एक सहारा और भरोसा। हम दोनों पिताजी की तस्वीर के पास खड़े हुए। मैंने फोटो को छूकर धीरे से कहा कि पिताजी, ये मुस्कुराहट, अब मैं समझ गया हूं। आपने सिर्फ मुझे बचाया नहीं, मुझे बेहतर इंसान बनाया। मीरा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सूरज की रोशनी अब कमरे में फैल चुकी थी। हमारी जिंदगी के अंधेरे खत्म नहीं हुए थे, लेकिन रोशनी ने रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिश्ते कभी भी शक की नींव पर खड़े नहीं होते। कभी कभी हमें लगता है कि हम सही हैं, हमारी बात सच्चाई के सबसे करीब है, लेकिन सच हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। लोगों की आंखों में जो दर्द होता है, वह अक्सर उनकी सच्चाई से ही पैदा होता है। हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से अपना फैसला सुना चुका होता है। गलतफहमी एक ऐसी आग है जिसमें सच जलता नहीं, लेकिन रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में सबसे भारी बोझ पछतावे का होता है, क्योंकि उसके साथ इंसान दो लड़ाइयां लड़ता है। एक अतीत से जिसे वह बदल नहीं सकता, और दूसरे खुद से जिसे वह माफ नहीं कर पाता। हम जब किसी अपने पर इल्जाम लगाते हैं, तो हम सिर्फ उनका दिल नहीं दुखाते, उस भरोसे की जड़ें भी काट देते हैं जिसे बढ़ाने में सालों लगते हैं। और कई बार जब सच सामने आता है, तब तक नुकसान इतना गहरा हो चुका होता है कि माफी भी छोटी लगने लगती है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपने लोगों को उनके कर्मों से पहचाने, की ना कि डर और शक से। जो लोग चुपचाप हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो बिना बोले हमारा दर्द उठाते हैं, जो हमारे गिरने पर हमें पकड़ लेते हैं, कभी कभी हम वही लोग खो देते हैं।
सिर्फ इसीलिए कि हमने उनकी चुप्पी में झूठ ढूंढ लिया और उनकी सच्चाई में शक कर लिया। इसीलिए जिंदगी का असली उसूल यही है, फैसला करने से पहले सब समझो, शक करने से पहले मन की बात पूछो और किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार उनके दिल को महसूस जरूर करो, क्योंकि सच हमेशा दिखाई नहीं देता और दर्द हमेशा बोला नहीं जाता। खैर, अगले दिन सुबह आर्यन और मीरा ने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उस ट्रस्ट के पहले कदम पर चर्चा की। घर में अभी भी शांति थी, पर अब यह शांति दुख की नहीं, बल्कि एक उद्देश्य की थी। आर्यन ने कहा, हम इसे विनय विश्वास ट्रस्ट कहेंगे। पिताजी का नाम और विश्वास, जो हमने लगभग खो दिया था, दोनों इसमें रहेंगे। मीरा ने पास रखे कागजों को उठाया। हाँ आर्यन, और इसका काम सिर्फ पैसा देना नहीं होगा। हमें बुजुर्गों के लिए एक सहारा बनना है, एक ऐसी आवाज जो उनकी चुप्पी को तोड़ सके। उनकी बातचीत एक योजना में बदल गई। उन्होंने फैसला किया कि ट्रस्ट का शुरुआती काम कानूनी सहायता और भावनात्मक समर्थन पर केंद्रित होगा। वे ऐसे वकीलों से संपर्क करेंगे जो बुजुर्गों के संपत्ति विवादों में मदद कर सके, और एक ऐसी हेल्पलाइन शुरू करेंगे जहां बुजुर्ग अपनी आप बीती बिना किसी डर के बता सके। आर्यन ने मुस्कान के साथ कहा, मीरा, तुमने एक बार कहा था कि दर्द हमें तोड़ता नहीं, नया बना देता है। ये ट्रस्ट इसका सबसे बड़ा सबूत होगा। चाचा का मामला कोर्ट में चला गया। मीरा की रिकॉर्डिंग, उनके बयान और सबसे बढ़कर पिताजी के कमरे में उनकी भयावह स्थिति की पुलिस रिपोर्ट, सब कुछ चाचा के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। अदालत ने जायदाद पर लगी रोक हटाई और उसे वापस आर्यन के नाम कर दिया। चाचा को उनके क्रूर जुर्म के लिए कड़ी सजा मिली, जो उनके लालच और हिंसा का सही अंजाम था। जायदाद वापस मिलने के बाद आर्यन और मीरा ने पहला काम ट्रस्ट को कानूनी रूप देना किया। उन्होंने घर का एक हिस्सा विनय निवास के नाम से ट्रस्ट के केंद्र के रूप में समर्पित कर दिया। मीरा ने प्रस्ताव रखा, आर्यन, हमें उन लोगों को भी शामिल करना चाहिए जिन्होंने इस दर्द को सहा है। जो लोग अब अकेले हैं, उन्हें यहां परिवार जैसा माहौल मिलना चाहिए। जल्द ही विनय विश्वास ट्रस्ट चर्चा में आ गया। उनकी हेल्पलाइन पर कॉल आने लगी और कई बुजुर्गों को कानूनी और भावनात्मक मदद मिली। आर्यन और मीरा की कहानी और उनके काम से प्रेरित होकर कई लोग ट्रस्ट से जुड़ने लगे। ये सिर्फ एक संस्था नहीं थी, ये टूटे हुए भरोसे को जोड़ने का एक मंच बन गया था। एक शाम आर्यन विनय निवास में बैठे एक बुजुर्ग से बात कर रहा था, जिनकी जमीन उनके बेटे ने धोखे से हड़प ली थी। उनकी आंखों में वही दर्द था जो पिताजी की आवाज में था। आर्यन ने धीरे से कहा, बाबा जी, मेरा नाम आर्यन है। मैंने भी यही गलती की थी। मैंने अपने सबसे बड़े शुभचिंतक पर शक किया। ये बातचीत आर्यन के लिए एक चिकित्सा की तरह थी। वह दूसरों को सहारा देते हुए खुद भी उस पछतावे के बोझ से हल्का हो रहा था। उसने सीखा कि माफी मांगना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये कर्म है। उसने मीरा को जो चोट पहुंचाई थी, उसे अब वह दूसरों की मदद करके भर रहा था। ट्रस्ट के काम में मीरा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। वह हर बुजुर्ग को सुनती, उनका दर्द महसूस करती और उन्हें फिर से जीने की हिम्मत देती। वह अब डर में नहीं जी रही थी, बल्कि इंसाफ की आग से जल रही थी, जो हर अंधेरे को दूर करने लगी थी। कई साल बीत गए। विनय विश्वास ट्रस्ट देश के कोने कोने में फैल गया। आर्यन और मीरा अब सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि इंसाफ और इंसानियत के प्रतीक बन गए थे। एक सालगिरह पर वे पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े थे। मीरा ने कहा, पापा जी की मुस्कुराहट, अब मैं सच में समझ गई हूं। उन्होंने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई, बल्कि हमें एक बड़ा उद्देश्य दिया। आर्यन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो मीरा, यह दुनिया अजीब है, जहां खून के रिश्ते भी कभी-कभी आस्तीन के सांप बन जाते हैं। और एक अजनबी, मीरा खुद को अजनबी बता रही थी, क्योंकि शादी के बाद भी उन्हें उस तरह का प्यार नहीं मिला, उस परिवार की रखवाली बन जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिश्तों की पहचान जन्म से नहीं, बल्कि कर्म, एहसास और ईमानदारी से होती है। शक हमेशा आंखों को अंधा कर देता है, जबकि विश्वास पर्दों के पीछे छिपी सच्चाई को भी उजागर कर देता है। जीवन में जब भी कोई भारी बोझ लगे, तो उसे पछतावे में मत बदले।
उसे बदलाव के एक हथियार में बदल दें। आर्यन ने पिताजी की तस्वीर को देखा, जहां उनकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा गहरी और शांत लग रही थी। पिताजी, अब मुझे अपने बेगुनाह होने का सबूत मिल गया है। आपकी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा देना है। इसमें वर्णित घटनाएं, स्थान और पात्र वास्तविक जीवन के किसी भी व्यक्ति या घटना से संबंधित नहीं हैं। ये कहानी किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखती है। कहानी में अनैतिक व्यवहार का चित्रण केवल पात्रों के विकास और कहानी की सीख को बल देने के लिए किया गया है और इसे किसी भी तरह से स्वीकार्य या अनुकरणीय नहीं माना जाना चाहिए। पाठक से अनुरोध है कि वह इसे केवल एक कहानी के रूप में ले। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। धन्यवाद।